नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में थे। पश्चिम बंगाल की उनकी बड़े दिन बाद यात्रा हुई है। ये माना जा रहा है कि वो चुनाव अभियान, लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत कर रहे थे। वो बशीरहाट गए, लोकसभा क्षेत्र है बशीरहाट, और इसी लोकसभा क्षेत्र के अंदर संदेशखाली आता है। तो संदेशखाली पर प्रधानमंत्री बंगाल जाएं और बशीरहाट जाएं, ना बोलें, ऐसा कैसे हो सकता है। प्रधानमंत्री बोले और उन्होंने सीधा हमला विपक्षी अलायंस पर किया। उन्होंने कहा इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई संदेशखाली में, लेकिन विपक्षी दलों का जो गठबंधन है उसका कोई नेता, कोई पार्टी कुछ नहीं बोला। सब आँख नाक कान मुंह सब बंद किए रहे। कोई किसी के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही है। अब आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का नेता अगर अपील करेगा, मान लीजिए धर्म के आधार पर अपील करेगा, तो क्या अपील करेगा, क्या अपेक्षा कर सकते हैं आप। जाहिर है कि हिंदुओं से पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में और ज़्यादा, जहां की डेमोग्राफी जो है भारतीय जनता पार्टी के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। औसत जो आबादी है मुसलमानों की पश्चिम बंगाल में वो 30% है, हिंदू 70% हैं। तो ये 30% एकमुश्त होकर एक होकर वोट देते हैं। इन 3% का 90% से ज़्यादा पोलिंग होती है। तो उसका फ़ायदा जो है, जो भी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में होता है, इस समय टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस है, तो उसको मिलता है। वहाँ पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और सीपीएम दोनों का ज़मीन पर लगभग सफाया हो गया है। तो इसलिए वो ज़मीन पर खड़े होने लायक नहीं है, तो इसलिए मुस्लिम वोट उनको मिल नहीं सकता। मुस्लिम वोट मिल नहीं सकता तो उसका बंटवारा नहीं हो सकता। उसका बंटवारा नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब भारतीय जनता पार्टी को जीतने के लिए दो ही तरीके हैं। एक, मुस्लिम वोट का बंटवारा हो, एक मुश्त न जाए तृणमूल कांग्रेस को, और दूसरा उसके जवाब में ये हो, काउंटर पोलराइजेशन हो, हिंदू मतों का ध्रुवीकरण हो। तो जाहिर है कि कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता यही चाहेगा। जब मालूम है कि मुस्लिम मतों में विभाजन संभव नहीं है, मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां हैं, तो उसमें वो चाहेगा कि हिंदू मतों का ध्रुवीकरण हो। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो नरेंद्र मोदी ही है। वो उस तरह से नहीं सोचते जैसे आमतौर पर नेता सोचते हैं। उन्होंने आज संदेशखाली में जो अपील की वो हिंदुओं से नहीं की, उन्होंने अपील की मुस्लिम महिलाओं से। उन्होंने कहा तृणमूल कांग्रेस को संदेशखाली का जवाब मिलना चाहिए और ये आप ही लोग दे सकती हैं। तो उन्होंने मुस्लिम महिलाओं से, देखिए, धर्म की बजाय जेंडर की अपील की कि जिस तरह का अत्याचार हुआ है संदेशखाली की महिलाओं के साथ, उसका जवाब महिलाओं को देने के लिए उठकर खड़े होना चाहिए। उनको उसका जवाब देने के लिए तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये इस तरह का अत्याचार जो है वो कोई भी पार्टी करे, किसी भी पार्टी की सरकार करे, उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। तो पश्चिम बंगाल की रणभेरी, चुनाव की रणभेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजा दी है। हालांकि उनकी औपचारिक मुलाकात शुक्रवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी हुई और वो रात में पश्चिम बंगाल में ही रुके, राजभवन में रुके। तो इससे ये भी पता चलता है कि वो बंगाल को कितनी अहमियत दे रहे हैं। आपको याद होगा कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल से लोकसभा की सिर्फ 2 सीटें मिली थीं और उसके बाद 2019 में उसको 18 सीटें मिली। तो 2014 से 2019 के 5 सालों में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 22% बढ़ गया। क्या 2019 से 2024 के बीच में उसी अनुपात में कुछ बढ़ेगा? जाहिर है कि 22% तो नहीं बढ़ सकता है, लेकिन अगर बढ़ता है तो उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी सीटों के रूप में दिखाई देगा। भारतीय जनता पार्टी जो उसका लक्ष्य है 30 सीटों का, 42 में से कुल 42 सीट्स हैं लोकसभा की, उनमें से 30 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। सुनने में ये लक्ष्य बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जब 2019 में भारतीय जनता पार्टी 20 सीटों की बात करती थी तब ये लक्ष्य और बड़ा लगता था 2 सीट पाने वाली पार्टी 20 सीटों की बात कर रही है। तो ये दिवा स्वप्न जैसा है और केवल बोलने के लिए बोला जा रहा है, दावा करने के लिए दावा किया जा रहा है, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है। लेकिन लगभग संभव हो गया। 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई।
हालांकि बाद में 2 सीटों पर बाई इलेक्शन हुआ, 2 उसके लोकसभा सदस्य पार्टी छोड़कर चले गए। उस पर जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें पार्टी हार गई। तो इस समय लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल से 16 सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी को अगर 370 पार करना है और एनडीए को 400 पार करना है तो पश्चिम बंगाल में उसको बड़ी जीत हासिल करनी ही होगी। और ममता बनर्जी के खिलाफ जिस तरह से जनमानस बन रहा है पश्चिम बंगाल में, जिस तरह से उनकी सरकार लगातार अलोकप्रिय हो रही है, उसका खामियाजा उनको निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। और उसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा मुझे लगता है जो अभी जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है, नहीं सीए की बात नहीं कर रहा हूँ, सीए पर भी आऊँगा, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा केंद्र सरकार की योजनाओं का और उन योजनाओं को लागू करने में राज्य सरकार ने जो भ्रष्टाचार किया है उसका। वो चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे मनरेगा की योजना हो या मुफ्त राशन की योजना हो, इन सभी योजनाओं में राज्य सरकार ने बड़ा घोटाला किया है और इन सब की जांच चल रही है। ममता बनर्जी इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। वो इस मुद्दे को दूसरा रूप देना चाहती, जैसे मनरेगा का पैसा रुका हुआ है तो कह रही गरीब मजदूरों का पैसा रोका हुआ है और केंद्र सरकार हमको राजनीतिक रूप से परेशान करने के लिए मजदूरों का पैसा नहीं दे रही है, हम कहाँ से पैसा देंगे। वो ये नहीं बता रही हैं कि केंद्र सरकार कह रही है कि इसमें जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसको ठीक कीजिए, उसकी जांच कराइए, जो लोग दोषी हैं उनको सज़ा दिलाइए, उसके बाद पैसा रिलीज़ होगा। केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ यही होता है कि उसको लागू करने का आपको एक सर्टिफिकेट भेजना पड़ता है और उसका ऑडिट होता है। ममता बनर्जी की सरकार इन दोनों चीज़ों के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह यह है कि पूरा तृणमूल कांग्रेस का तंत्र इसी पर चल रहा है। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार से पार्टी का तंत्र चल रहा है। ममता बनर्जी अगर इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगी, इसके खिलाफ एक्शन लेंगी, इसकी जांच कराएंगी तो उनकी पार्टी का तंत्र टूट जाएगा। तो जो लोग उनके लिए काम करते हैं इसी पैसे के बल पर काम करते हैं। तो ये पैसे का चैनल अगर बंद हो गया तो वो पार्टी के लिए काम करना बंद कर देंगे। आपको बता दें कि ये लोग जो काम करते हैं तृणमूल कांग्रेस के लिए, इनका कोई वैचारिक नाता नहीं है तृणमूल कांग्रेस से, कोई आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट नहीं है। ये यही गुंडागर्दी का काम पहले सीपीएम के लिए करते थे और जैसे ही सत्ता बदली 2011 में ये सीपीएम से निकलकर जो है तृणमूल कांग्रेस के साथ आ गए, उसके लिए काम करने लगे। तो ये तभी तक तृणमूल कांग्रेस के साथ हैं जब तक इस तंत्र का पैसा उनको मिल रहा है, इस घोटाले का पैसा उनको मिल रहा है। ये ममता बनर्जी को भी मालूम है। तो ममता बनर्जी अगर चाहें भी, तो वैसे ऐसा है नहीं कि वो चाहती हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर चाहे भी तो इन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती हैं। आप देखिए शाहजहां शेख का मामला, इतनी औरतों के बलात्कार का, यौन उत्पीड़न का, ज़मीन पर कब्जे का आरोप जिस पर हो, जिसने स्वीकार किया हो इस आरोप को कि उसने केंद्रीय एजेंसियों की टीम पर हमला करवाया, गांव वालों को इकट्ठा कराया और उनसे हमला करवाया, उसको गिरफ्तार करने में राज्य सरकार को 55 दिन लगता है और वो भी तब जब कलकत्ता हाई कोर्ट डेडलाइन तय करता है कि इस तारीख तक उसकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, उसको अदालत में पेश किया जाना चाहिए। तो उसको अदालत में पेश किया गया 29 फरवरी को। 4 मार्च की डेडलाइन थी। हाई कोर्ट ने कहा था 4 मार्च या उससे पहले जो है उसको कोर्ट में पेश कीजिए। तब जाके गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी भी उसकी हुई केंद्रीय एजेंसियों की टीम पर हमला करने के आरोप में। क्योंकि अगर बलात्कार या अवैध कब्जे या आगजनी हिंसा, बाकी हिंसा के मामलों में उसकी गिरफ्तारी होती तो उसकी कस्टडी सेंट्रल एजेंसीज़ के जांच एजेंसीज़ के हाथ में जा सकती थी। सेंट्रल जांच एजेंसीज़ के हाथ में उसकी कस्टडी न जाने पाए, इसके लिए ममता बनर्जी की सरकार ने पूरी ताकत लगा रखी है। अब सवाल है कि प्रधानमंत्री ने मुस्लिम महिलाओं से अपील तो कर दी, क्या वोट मिलेगा? मुझे लगता नहीं कि वोट मिलेगा। वो बार बार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 70-75 सालों से ये जो परिपाटी बनी हुई है, ये जो तरीका बना हुआ है कि जो बीजेपी को हराए मुस्लिम वोट उसी को जाएगा, ये टूटे। वो ये जानते हैं कि मुसलमान अचानक भारतीय जनता पार्टी का वोटर नहीं बन जाएगा।
भाजपा को वोट नहीं देने लगेगा। लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि मुसलमान अपनी पसंद की पार्टी को वोट दे, जैसे दूसरे समाज के लोग करते हैं कि उनको जो पार्टी पसंद है उसको वोट देते हैं। वो इस आधार पर वोट नहीं देते कि कौन बीजेपी को हरा रहा है, वो मुझे पसंद हो या ना हो, हमारे लिए कुछ किया हो या ना किया हो, हम वोट उसी को देंगे। ये जो हॉस्टिलिटी है मुसलमानों के मन में भाजपा को लेकर, उसको तोड़ना चाहते हैं, इस आक्रामकता को कम करना चाहते हैं। क्या वो सफल होंगे? अभी कम से कम इस चुनाव में तो लगता नहीं है, लेकिन जो उम्मीद की किरण है, चुनावी सफलता की दृष्टि से बात कर रहा हूँ, कि ये भले ही पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी 30% हो, लेकिन वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 30% नहीं है, वो पूरे प्रदेश में छितराई हुई है। तो किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 7-8% भी है, किसी में 40% भी है। ये जो बशीरहाट की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें मुस्लिम आबादी 47% है। तो इसलिए यहाँ से तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार हार जाएगा, इसकी उम्मीद बहुत 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 ही कम है। वो केवल एक सूरत में हो सकती है, इसलिए नहीं होगी कि भाजपा को मुस्लिम वोट मिलेगा, इसलिए होगी कि ISF, इंडियन सेकुलर फ्रंट, CPM और कांग्रेस का जो अलायंस है, उसकी ओर से कोई मजबूत मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा हो जो मुस्लिम वोट ले जाए। क्या ऐसा हो पाएगा? प्रधानमंत्री की सारी कोशिश यही है कि किसी तरह से मुस्लिम वोट का बंटवारा हो, मुसलमान इस अत्याचार के खिलाफ खड़े हों, मुस्लिम महिलाएं खास तौर से इस अत्याचार के खिलाफ खड़ी हों। अगर कोई मजबूत उम्मीदवार आता है इस गठबंधन की ओर से, तो निश्चित रूप से मुस्लिम महिलाओं का वोट, और कोई मुस्लिम उम्मीदवार होता है, वो ये गठबंधन खड़ा करता है, तो मुस्लिम महिलाओं का वोट उधर जा सकता है तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ। शुक्रवार की रैली में, प्रधानमंत्री की सभा में जितनी बड़ी संख्या में महिलाएं आईं, वो एक बड़े बदलाव का संकेत दे रही हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई एक ऐसी घटना हो जाती है कि बदलाव होते होते रुक जाता है। क्या ऐसा होगा, या संदेश खाली, जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि एक बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत दे रहा है पश्चिम बंगाल में? अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं उनसे तो यही लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में बड़ा राजनीतिक बदलाव होने वाला है, और उसकी शुरुआत 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ ही हो जाएगी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।